हाँ भाई, तो नमन कोण नति कोण बता दिया था ना। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, इनके बारे में बात करनी है। ठीक है, चलो। हाँ भैया, दिक्पात कोण बता दिया था। दिक्पात कोण क्या था? भौगोलिक याम उत्तर और चुंबकीय याम उत्तर के जो बीच कोण बनता है उसे अपन क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। किससे लिखते हैं इसको? अल्फा से। ठीक है, सूक्ष्म कोण होता है। फिर हमने नमन कोण या नति कोण बताया था। ये क्या होता है? जब भी किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्र दूर लटकाते हैं तो वो क्षैतिज से थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाती है। किसकी दिशा में? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, या तो वो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, सीधी नहीं रहेगी, वो ऐसे या ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जितने एंगल से नीचे या ऊपर हो जाती है उसे अपन कहते हैं नमन कोण या नति कोण। उसको किससे लिखते हैं? थीटा से। ठीक है, अब एक डायग्राम है अपने पास। देखो, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, वो क्या है? वो बताया था ना हमने कि ये वाला जो होता है, ये हमारा इधर से एक जो प्लेन निकलेगा वो है भौगोलिक याम उत्तर, और इधर से निकलेगा वो चुंबकीय याम उत्तर, मेरिडियन, ज्योमेट्रिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, उनके बीच जो कोण बनता है उसे अपन अल्फ़ा कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? किताब की तरह होते हैं। ठीक है, किताब जो है, जैसे मान लो किताब जो है वो एक जगह से मुड़ी होती है ना बीच में, समझ गए ना? जैसे कि मान लो अगर इसकी बात करोगे ना तो देखो ज़रा, एक मान लो भौगोलिक याम उत्तर, एक मान लो चुंबकीय याम उत्तर। ठीक है, ये थोड़े से कुछ एंगल पे हैं जिनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, इस टाइप से रखा हुआ है। बिल्कुल वही चीज़ है, यहाँ पे किताब जुड़ी है, एक पन्ना ये समझ लो, एक तल, और एक ये समझ लो एक तल। समझ गए? उनके बीच का जो कोण है इसे अपन जो है वो ये वाला जो है ये हमारा भौगोलिक याम उत्तर है, भौगोलिक याम उत्तर। ठीक है, और ये वाला जो है उसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय याम उत्तर। अब चुंबकीय याम उत्तर पे मान लो अगर कोई भी सुई होगी तो हमेशा एक खास दिशा में ठहरेगी वो चुंबकीय सुई। ठीक है, उस चुंबकीय सुई का एन इधर है और ऐसे इधर है। अब जो हर बार ऐसे ही क्यों ठहर रहा, सीधा क्यों नहीं हो रहा? नहीं समझे? ये है क्षैतिज दिशा, ऐसा होना चाहिए था ना उसको। तो ऐसा ना हो कि थोड़ा सा नीचे झुक जाता हो। अब वो नीचे क्यों झुक रहा वो जान रहे हैं आप, क्योंकि इसको पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खींच रहा अपनी दिशा में। तो अगर ये ऐसा है, इसका मतलब इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का, ये लिखा बी। ठीक है, तो ये जो क्षैतिज दिशा है ना, क्षैतिज का मतलब होती है एकदम सीधी दिशा। तो इस सीधी दिशा से कुछ एंगल पे है, देखो कितने एंगल पे है? थीटा। दोनों तलों के बीच में अल्फ़ा एंगल है, ये पूरा और ये पूरा, इनके बीच में जो ऊपर वाला एंगल है वो अल्फ़ा है, दिक्पात कोण। ठीक है, और यहाँ क्षैतिज से इतना नीचे चली गई वो लाइन, उसे अपन क्या कहेंगे? नमन कोण या नति कोण, थीटा।
और यहीं पे है बी। इसका मतलब इस बी के दो घटक कर सकते फिर बोलो। एक तो जाएगा इस तरफ जो होगा बी ई कॉस थीटा, इसे कहेंगे क्षैतिज घटक क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है। और बी ई का एक घटक आएगा इधर बी ई साइन थीटा, जहाँ पर एंगल बनता ना थीटा, देखो इसमें और इसमें एंगल बनना थीटा, इसलिए यहाँ पर जाएगा बी ई कॉस। इस तरफ कौन सा जाएगा बी ई साइन थीटा। साइन थीटा जो ऊर्ध्वाधर घटक है यानी वर्टिकल कंपोनेंट, इसीलिए लिख रहे हैं बी भी। और क्षैतिज घटक जो है ओरिएंटल कंपोनेंट, उसको लिख रहे हैं बी एच से। तो बी एच बराबर है बी ई कॉस थीटा और बी भी बराबर है बी ई साइन थीटा। दो घटक हैं हमारे पास। समझ आ रही बात कि नहीं? तो इस चित्र में सब कुछ है। ये भौगोलिक आम उत्तर है, ये वाला जो है वो चुंबकीय आम उत्तर है। ठीक है, दोनों के बीच का कोण अल्फा है। ठीक है, और ये क्षैतिज से जो चुंबकीय सुई है, ये क्या बनी बीच में? चुंबकीय सुई। तो ये क्षैतिज से कितने एंगल पे? थीटा पे नमन कोण है। एक घटक ऊपर एक घटक नीचे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि क्षैतिज घटक जो है, क्षैतिज घटक बी है। क्षैतिज का मतलब होता है बेटा एक्स की दिशा में, कौन है? बी ई कॉस थीटा। और जो ऊर्ध्वाधर घटक है बी भी, वो है बी ई साइन थीटा। समीकरण नंबर 2 बी एच और बी वी। फिर इन दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ेंगे। समीकरण 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी एच का स्क्वायर बी वी का स्क्वायर और इन दोनों के स्क्वायर और जोड़ो, बी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर और बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है ना, बी एच स्क्वायर बी वी स्क्वायर और इन दोनों के स्क्वायर जोड़ दिए। अब इन दोनों में जरा बी ई का स्क्वायर क्या ले लो कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये ऐसे ही रहने दो। ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वो तो 1 हो जाएगा। तो जो बी ई बराबर है इसको हटा के यहाँ पे रूट लगा दो। एक ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने पास। क्या फॉर्मूला है? कि जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है, कुल चुंबकीय क्षेत्र मतलब पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, वो बराबर होता है उसके क्षैतिज घटक के स्क्वायर के और ऊर्ध्वाधर घटक के स्क्वायर के। बी एच समझ रहे ना, ये वाला घटक, या तो बी एच कह लो या बी ई कॉस थीटा कह लो, बात बराबर है। या फिर बी भी कह लो या बी ई साइन थीटा कह लो, बात बराबर है। ठीक है, ये क्षैतिज घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है, दोनों के स्क्वायर और उस पर क्या लगाना पड़ेगा? रूट, तब जाके आएगा हमारा टोटल चुंबकीय क्षेत्र। अब जरा हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करोगे? समीकरण नंबर 2/1, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, 2/1 करो तो बी भी बटे में बी एच, यहाँ है बी ई साइन थीटा, यहाँ है बी ई कॉस थीटा। ठीक है, बी भी एच, बी ई साइन थीटा बी ई कॉस थीटा। ये देखो बी ई से बी ई कैंसिल, तो बी भी बटे बी एच साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर में क्या आ जाएगा? टेन थीटा। थीटा बराबर 10 को यहाँ ले आओ, 10 इनवर्स बी बी बटे बी एच। तो यहाँ से हमारा नमन कोण आ जाएगा। ठीक है, समझ गया ना बात को? तो एक क्षैतिज घटक बी एच है बी ई कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक बी भी है बी ई साइन थीटा, दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दिया, बी ई स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आया जिसका मान होता 1, छोड़ दो उसको, इसको हटा के रूट लगा दो। ये एक फॉर्मूला बना हमारे लिए कि जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है वो है अंडर रूट के अंदर बी एच स्क्वायर प्लस में बी बी स्क्वायर। ठीक है, फिर समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 करो, 2 के बटे में 1, तो बी एच बटे बी बी भी बटे बी एच और इनके बटे में ये बी बी काटो साइन बटे कॉस 10, और अगर थीटा का मान चाहिए तो 10 को यहाँ भेज दो, 10 इनवर्स बी बी अपन बी एच। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान रखना है। इसमें बी भी ऊपर होता बी एच नीचे होता। ठीक है, और यहाँ पे दोनों के स्क्वायर जोड़ना है फिर रूट करना है। ठीक है, इसको देखो जरा, फिर इस पर सवाल कर ले रहे हैं जो भी उसमें दिए 2-3।
ठीक है। भौगोलिक आम उत्तर पता है ना, मतलब जो दिशाओं वाला एन और एस होता, उनको जो लाइन मिला रही उसके लंबवत जो तल होगा वो भौगोलिक आम उत्तर। चुंबक के एन और एस को मिला रही उसके लंबवत तल होगा वो चुंबकीय आम उत्तर है। दोनों के बीच का कोण दिक्पात कोण, क्षैतिज से इतना कोण चुंबकीय सुई झुकेगी, नमन कोण। ठीक है। फिर बीई के दो घटक हैं, बीई कॉस बीई साइन, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया, एक फॉर्मूला आया, दोनों का भाग कर दिया, एक फॉर्मूला आया। सवाल इन पे क्या है वो देख लो। जैसे कि इसमें 24 नंबर में तुम्हारा दूसरा तीसरा जो है वो देखो, कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज, अब क्षैतिज घटक का मतलब समझ रहे हो, BH, और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है। ऊर्ध्वाधर घटक किससे लिखते हैं, BV। ये क्षैतिज घटक है, ओरिएंटल कंपोनेंट, ये ऊर्ध्वाधर घटक है, वर्टिकल कंपोनेंट। लिख लेना तुम, BH BV दोनों बराबर हुआ। ठीक है। फिर क्या कह रहा, नति कोण का मान बताओ, नमन कोण या फिर नति कोण। अभी तुम्हें बताया अगर थीटा की वैल्यू में फाइंड करने तो ध्यान रखो एक फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर कौन होता ऊपर, BV, और नीचे कौन होता, BH। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि BH और BV तो बराबर हैं। ठीक है, बराबर कर दो, मतलब BV को भी हम क्या लिख सकते हैं, BH, ताकि दोनों आपस में कैंसिल हो जाएं। तो या फिर आ जाएगा 1, है ना, बाई वाले 0 कर देंगे, ये काट के 0 नहीं करने, ये से एक बार कटेगा। अब 1 जो है उसको हम लिखेंगे 1045, 1045, 10 से 10 उड़ाओ, थीटा का मान 45 डिग्री है, ये नमन कोण या नति कोण। ठीक है, ये 24 का पहला है। फिर आ जाएगा 24 के दूसरे पे। 24 के दूसरे में क्या कह रहा, पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना है। अब क्या कह रहा, ऊर्ध्वाधर घटक का मान, ऊर्ध्वाधर घटक कौन है, BV, वो क्षैतिज घटक का यानी BH का √3 गुना है। जो ऊर्ध्वाधर वाला है वो क्षैतिज का √3 गुना है, तो √3 का इंटू करो क्षैतिज वाले में, समझ गए। ये चीज़ हमें दे रखी है। नमन कोण का मान या नति कोण का मान बताओ, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो बोलो टेन थीटा बराबर क्या होता, BV बटे में BH। ठीक है, तो बोलो BV का मान कितना रख सकते हैं हम, √3 BH। बहुत आसान सवाल होते हैं इसके, आते रहते और ये, तो टेन थीटा बराबर में आ गया √3। अब ये पता होना चाहिए कि √3 कितने पे होता, बहुत कठिन चीज़ है, मैथ वालों को भी याद नहीं होगा। √3 की वैल्यू 1060, 10 से 10 हटाओ, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं। नेक्स्ट, इस पर इसी तरह के सवाल बनते हैं। डोमेन सिद्धांत एक दिन अभी हमने बताया था बीच में, ठीक है। इस चैप्टर का हिसाब किताब हो गया, इसमें वो डोमेन सिद्धांत है, पढ़ लेना। वो ये वाला बताया था हमने, कई सारे अणु अपना ग्रुप बना लेते हैं, इस कारण जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 हो जाता है। इसी के आधार पर अन्य चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय व्याख्या की जाती है, बताया था हमने। ठीक है ना, तो समझ ना, इसको देख लेना, अपनी कॉपी में लिखा हुआ है डोमेन सिद्धांत। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हेडिंग है चुंबकीय फ्लक्स। क्या है,
चुंबकीय फ्लक्स को हम लिखेंगे phi से। जैसे विद्युत फ्लक्स होता है वैसे चुंबकीय फ्लक्स है। क्या लिखोगे? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी समतल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय बल रेखाओं की चुंबकीय फ्लक्स है ना, इसलिए चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आया समझ में? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी, जैसे मान लो यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है, तो अपन ने बीच में एक तार रख दिया, ये तो उसकी इससे कितनी होकर जा रही, उन्हें अपन कहेंगे इससे होकर जाने वाला चुंबकीय फ्लक्स। समझ गए? ठीक है ना? अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, इसे हम phi से लिखते हैं। ठीक है, इसका मात्रक जो है वो 1000 बार बता चुके कम से कम। क्या होता है इसका मात्रक? वेबर। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। ठीक है, यदि चुंबकीय फ्लक्स का हमें फॉर्मूला चाहिए वो होता है B.A या D है। D है मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। D है क्या है? क्षेत्रफल। तो क्या लिखोगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B और क्षेत्रफल D है, यह सूक्ष्म क्षेत्रफल D है के कौन से गुणन को? अदिश गुणन को। डॉट का मतलब होता है अदिश गुणन। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। इसे हम phi से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला है B.D है। डॉट हटेगा तो कॉस दे जाएगा, ये VDA cos थीटा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये होगी चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, मात्रक आत्रक सब हमने आपको बता दिया। ठीक है, फिर आते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। तो उसके लिए हमें पढ़ने हैं 2 नियम। फैराडे के 2 नियम है। फैराडे अपने साइंटिस्ट हैं, तो फैराडे के नियम अपने को आना चाहिए, इम्पोर्टेंट भी है। पहला नियम, फैराडे का पहला नियम क्या कहता? जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो उस कुंडली में अपने आप स्वतः एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि परिपथ बंद है, पूरा क्लोज सर्किट है, तो एक धारा बहने लगेगी, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रेरित धारा। समझिए? फिर सुन लो, क्या है? जब किसी कुंडली के से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, बद्ध का मतलब उससे जाने वाला, उससे गुजरने वाला, तो जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होता है, कभी फ्लक्स ज़्यादा गुजरे, कभी फ्लक्स कम गुजरे, समझ गए, तो उसमें अपने आप एक स्वतः क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, या फिर क्या बनने लगेगी? एक धारा। विद्युत वाहक बल का मतलब एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा अपने आप, बिना बैटरी का। ठीक है, तो फैराडे ने अपना पहले नियम में यही बोला। मान लो कि ये अपनी एक कॉइल हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमने एक अमीटर लगा दिया। अमीटर समझ रहे, जो धारा नापेगा। यहाँ रखिए एक चुम्बक, N पोल और S पोल। तो देखो N से बल रेखा निकलनी है अभी, पूरी रेखा इससे होकर जा रही, हालांकि घूम के फिर वो S में जाएंगी, फिर N से फिर होके जाएंगी कुंडली में से। अब हमें क्या करना है? अगर हम फैराडे को चेक करना चाह रहे हैं कि इसने नियम सही बताया था कि गलत बताया था, तो क्या करेंगे? इसके फ्लक्स में चेंज करो। कैसे करेंगे? ये जो NS है ना चुम्बक, उसको दूर ले जाओ, तो क्या होगा? लाइनें कम गुजरेंगी। फिर पास में ले आओ, सारी की सारी लाइनें गुजरेंगी। फिर दूर करो, फिर पास करो। समझ रहे हैं? हम उसके अंदर से जो लाइन जानी ना, उनके मान में हम परिवर्तन कर रहे हैं। समझ रहे? तो क्या होगा? इसके फ्लक्स में लगातार चेंज हो रहा, और जब भी फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या उत्पन्न होगा? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब वो कितना होगा वो बताएगा पहले नियम में। समझ? इसे हम कहते हैं प्रेरण। पहले इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बल्लू? प्रेरण। समझ आ रहा है कि नहीं? अब फैराडे ये बताएगा कि कितना विद्युत वाहक बल बनेगा। तो उसने कहा कि जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो क्या होगा? फ्लक्स के परिवर्तन डेल्टा फाई की ऋणात्मक समय दर, यानी माइनस, और समय दर का मतलब होता है डेल्टा टी के बराबर होता है। समझ रहे ना? यानी ई जो है वो माइनस के डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी के बराबर होता है। समझ गए ना बात को? फिर सुन लो, जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान
किसके बराबर है? ये हमारा प्रेरित विद्युत भाग बल, स्मॉल ई से लिख रहा है इसको हम। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, प्रेरित विद्युत भाग बल, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी? फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई, चेंज इन फ्लक्स, और इसकी कौन सी? टाइम रेट, ठीक है, उनका रेशियो जो होगा वो, और ऋणात्मक समय दर, समझ गए ना? यानी फ्लक्स के परिवर्तन, डेल्टा मतलब क्या होता है? परिवर्तन की कौन सी दर? दर का मतलब बटा कौन सी दर? ऋणात्मक समय दर को हम क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत भाग बल। अब यदि कुंडली में n फेरे हैं, यदि कुंडली में n फेरे हैं, तब जो E का मान है वो क्या हो जाएगा? -n डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी, मतलब n का गुणा हो जाएगा फिर उसी में, समझ आएगा? बहुत आता है, एक बार फिर सुन लो। जब भी किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है तो उसमें स्वतः एक अपने आप एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम प्रेरित विद्युत भाग बल कहते हैं। और अगर परिपथ बंद है, जैसे ये देखो पूरा क्लोज सर्किट है, समझ रहे ना, तो एक धारा बहने लगेगी जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा। अब ये प्रेरित विद्युत भाग बल कितना होगा वो पहले नियम में बता रहा फेराडे, क्या कह रहा कि जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल है फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर के बराबर होता है। दर का मतलब बटा और समय का मतलब डेल्टा टी, समझ गए? फिर दूसरा आ जाए फेराडे का दूसरा नियम। फेराडे के दूसरे नियम को हम लेंज का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? लेंज का नियम। वो क्या कहता है कि जो उत्पन्न विद्युत भाग बल है, ठीक है, वो हमेशा मुख्य विद्युत भाग बल का विरोध करता है, या उसी का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न हुआ है। जैसे कि सुनो, पहले देखो ये जो अपनी कुंडली है इसमें कोई धारा नहीं थी, अमीटर लगा रखा था बस हमने, कोई करंट नहीं थी उसमें। फिर इनने फ्लक्स इन करवाया, धारा बहने लगी। जब धारा बहेगी अब तो देखो इधर एन था, इधर एस था, ये हमारी कुंडली है। अब तो इसमें धारा भी बहने लगी। बायो सेवर्ट का नियम याद करो, धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो एक तो चुंबकीय क्षेत्र ये फेंक रहा अपना एन से एस की तरफ, और इनका भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जो अब इनसे लड़ाई करेगा। मतलब इन्हीं के कारण इसमें विद्युत आई, इस विद्युत के कारण अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनना वो इनकी चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करने लगा, उन्हीं की फ्लक्स लाइन का विरोध करने लगा, समझ गए? इसे अपन कहते हैं लेंज का नियम या फेराडे का द्वितीय नियम। तो क्या कहता है ये कि जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल है वो हमेशा उसी का विरोध करता है वह जिससे उत्पन्न हुआ है। इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं या परिवारवाद का नियम भी कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये होगा दोनों नियम, ठीक है, फेराडे का पहला नियम और फेराडे का दूसरा नियम। समझ में आ गई बात? और ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है दूसरा वाला, समझ गए ना? किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पे। किरचॉफ का दूसरा नियम किस पे है? वो भी ऊर्जा संरक्षण पे। किरचॉफ का पहला कौन सा है? आवेश संरक्षण पे, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो, ये पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया। तो अपने पास एक विद्युत भाग बल का, प्रेरित विद्युत भाग बल का एक फॉर्मूला मिल गया, ई बराबर -n डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी, समझ गए? फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर, और अगर n फेर हैं तो उसमें n का क्या हो जाएगा? इंटू। ये बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्या? इसको नोट करो पहले, ये फेराडे के नियम बहुत कायदे में पढ़ लेना एक बार।
नेक्स्ट, हटाएं इसको। आवाज़ जरा किस पे, 100 प्रेरण पे, हेडिंग है 100 प्रेरण। सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो नाम से ही लिखा हुआ है 100 प्रेरण, यानी कि सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ का मतलब होता है खुद में ही। तो अगर किसी एक ही कुंडली में, ये कुंडली है, कोई और चुम्बक उम्बक कुछ नहीं रखा, इसी में हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। ये हमने धारा नियंत्रक लगा दिया एक, प्लस माइनस ये ई है, ठीक है। बैटरी ई वोल्ट की है, चलो बी वोल्ट की कर दो, ठीक है। अभी कुछ ना कुछ करंट बह रही आई, ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो कर रही होगी, ठीक है। पहले हम आपको बहुत अच्छे से एक बात क्लियर कर दें, अगर धारा बह रही तो वायु से बढ़ने का कही थी, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा बी, और अगर चुंबकीय क्षेत्र बन गया तो भैया चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कौन करता, फ्लक्स फाई। अगर आई है तो बी है, चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय फ्लक्स है। इतना कन्फर्म समझ लो। ये कुंडली बनी, धारा कितनी बह रही, आई, कुछ ना कुछ इनका फ्लक्स होगा। अब हमने बगल में लगा लिया धारा नियंत्रक, क्या लगा लिया, धारा नियंत्रक। सोचो अगर हम यहाँ से प्रतिरोध का मान बढ़ा दें, हमने प्रतिरोध का मान क्या करा, बढ़ाया, ऊपर एरो का मतलब बढ़ाया, धारा कम हो जाएगी, धारा कम, चुंबकीय क्षेत्र कम, और चुंबकीय क्षेत्र कम तो बेटा फ्लक्स भी कम, यानी फ्लक्स कम हो गया। फिर हम क्या करेंगे, तुरंत प्रतिरोध का मान कम कर देंगे, धारा का मान बढ़ जाएगा। अरे भैया प्रतिरोध क्या होती, धारा के मार्ग में रुकावट, कम कर दोगे धारा बढ़ जाएगी, धारा बढ़ी, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। मतलब इस जॉकी को पकड़ के बार बार प्रतिरोध को कम करेंगे, कभी ज़्यादा फिर कभी कम फिर कभी ज़्यादा, प्रतिरोध ज़्यादा, धारा कम, चुंबकीय क्षेत्र कम, फ्लक्स कम, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो कम हो जाएगा। फिर हमने क्या करा, प्रतिरोध का मान कम कर दिया, कम करने पर धारा बढ़ गई, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया और फ्लक्स का मान भी बढ़ गया। तो इससे जो फ्लक्स पास होगा, समझ गया ना, जो ये जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनना ना बार बार चेंज हो रहा है, किसके कारण, इस धारा नियंत्रक के कारण। समझ आ रही बात कि नहीं। तो इस प्रकार एक ही कुंडली में, ठीक है, एक ही कुंडली में, 100 का मतलब खुद में, अपने आप में, तो एक ही कुंडली में जब हम फ्लक्स परिवर्तन करते हैं तो उस फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक आंतरिक स्वयं में ही, खुद में ही एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। समझ गए, अपने आप में ही एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाएगा, जैसे हम कहेंगे 100 प्रेरित विद्युत वाहक बल। समझ में आएगी बात कि नहीं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, 100 प्रेरण। क्लियर होगी बात कि नहीं। और ये जो प्रेरित धारा या प्रेरित वोल्टेज आएगा, ये मुख्य वोल्टेज का विरोध करेगा। कैसे विरोध करेगा, यदि मुख्य धारा या जो वोल्टेज, मुख्य धारा वोल्टेज हमारा कौन सा, ये वाला मुख्य वोल्टेज मुख्य धारा, ठीक है। तो जो मुख्य धारा मुख्य वोल्टेज हैं अगर ये कम होंगे, ठीक है, ये कम होंगे, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब ये भी बना जो फ्लक्स में चेंज होने के कारण, या जो प्रेरित धारा है उसे बढ़ाएंगे। नहीं समझे, विरोध करने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा हम कम करें। अगर ये अपने आप को कम करना चाह रहा है, वो धारा कम करना चाह रही, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ना, वो इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा उसी की दिशा में बहकर। ये जो आई डैश और जो स्मॉल ई है ना, ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा। समझ रहे। और अगर ये अगर ज़्यादा होंगे, अधिक होंगे, नहीं समझा, अगर मुख्य विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उसे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं यार, बढ़ाएंगे और यहाँ घटाएंगे। समझ रहे। विरोध करने का मतलब है, अगर मुख्य विद्युत वाहक बल या मेन वोल्टेज या मेन करंट अगर बढ़ना चाह रहा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो बना वो उसको कम करेगा, और अगर ये कम होना चाह रहा तो उसको बढ़ाएगा। विरोध करना है हमें। फैराडे का दूसरा नेम क्या कहता,
उसी का विरोध करता है जिससे ये उत्पन्न होगा। सोचो अगर ये होता ही नहीं, वोल्टेज या करंट ही ना आती, तो फिर चेंज क्या कर देता हूँ, कुछ नहीं। समझ आई बात कि नहीं? तो इसमें जो प्रेरित विद्युत बावल बना ना स्मॉल ई या जो आई डैश, वो किसके कारण आया? इसके कारण, वो इसी का विरोध करेगा। अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो ये इसको घटाएगा, ये कम होंगे तो ये इसको बढ़ाएगा। समझ गए? तो प्रेरित स्वप्रेरण क्या है? जब किसी एक ही कुंडली में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण या फ्लक्स के परिवर्तन के कारण एक आंतरिक विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा स्वयं उसी कुंडली में, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। समझ गए ना बात को? और स्वप्रेरण में जो विद्युत भाग बल बनेगा, प्रेरित विद्युत भाग बल, वो हमेशा मुख्य वोल्टेज का या मुख्य धारा का विरोध करेगा। अगर मुख्य धारा या वोल्टेज कम होंगे तो इसको बढ़ाएगा, और अगर मुख्य धारा वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो उसको घटाएगा। अब देखो है क्या कि जो फ्लक्स ग्रंथियाँ हैं, क्या हैं? फ्लक्स ग्रंथियाँ। अब जी क्या होती हैं फ्लक्स ग्रंथियाँ? फ्लक्स ग्रंथियों को हम एन फाई कहते हैं। एक फेरे का फ्लक्स है फाई, एक फेरे का, और अपने पास फेरे हैं एन। यहाँ पे जो कुल फेरे हैं वो कितने हैं? कैपिटल एन, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और एक फेरे का जो फ्लक्स है, एक फेरे में जो फ्लक्स है वो है 5 फ्लक्स एसोसिएटेड विद 1 टर्न। किसी एक टर्न के साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो 5 है। तो एन फेरों से कितना होगा? एन 5। बी लगाओ नहीं लगाओ सफिक्स में चलेगा। तो ये जो फ्लक्स ग्रंथि एन पाई हैं, ये समानुपाती होती बहने वाली धारा की। फिर समझो, जो फ्लक्स ग्रंथियाँ एन फाई हैं, ठीक है, जहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, फाई क्या है? एक फेरे का फ्लक्स। तो इनका जो गुणनफल है उसे अपन क्या कहते हैं? फ्लक्स ग्रंथियाँ। जो फ्लक्स ग्रंथियाँ हैं वो बहने वाली धारा के समानुपाती होती हैं। फिर से बोलो, फ्लक्स ग्रंथियाँ जो हैं वो बहने वाली धारा के समानुपाती होती हैं। अब समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आता है एल। तो क्या बोलेंगे? जहाँ एल एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व या सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है। पहले तो हमने स्वप्रेरण बताया कि उसी कुंडली में हम फ्लक्स चेंज करेंगे धारा नियंत्रक की सहायता से। कैसे करना है वो बताया। प्रतिरोध बढ़ा तो धारा कम, बी कम, फाई कम हो जाएगा। प्रतिरोध कम कर तो धारा बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ जाएगा। एक बार फ्लक्स कम हो रहा है, एक बार फ्लक्स बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा। फ्लक्स परिवर्तन तो एक विद्युत भाग बल बनने फिर, और वो विद्युत भाग बल जो होगा उसी को हम कहेंगे प्रेरित विद्युत भाग बल। ये खुद में हुआ इसलिए कह रहा है स्वप्रेरण। तो और यहाँ पे जो एन फाई है, फ्लक्स ग्रंथि एन फाई, वो धारा के समानुपाती होती है। समानुपाती हटेगा, कांस्टेंट आएगा जो कौन है? एल। यहाँ पे एल एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब मान लो इसकी परिभाषा बनानी है हमें, कैसे बनाओगे? एल का मान निकालो, एन फाई बटे आई, आई नीचे पहुँच जाएगा। तो क्या बोलोगे? यदि बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तब जो एल है वो एन फाई के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो क्या बोलोगे? जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा एकांक हो, यानी 1 एम्पियर हो, तब फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को ही, यानी एन फाई को ही उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तब फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को ही, यानी एन फाई को ही उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? बोलो, क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक? हेनरी। इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि स्वप्रेरण गुणांक है, या आगे जाके अभी अन्य प्रेरण गुणांक आएगा, उसमें भी उसका मात्रक क्या होता है? क्या होता है उसका मात्रक? हेनरी होता है। समझ में आ गई बात की नहीं? चलो अब बोलो। क्योंकि अपन ने ई का फॉर्मूला पढ़ा, एन डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? एन को जरा अंदर ले जा रहे हैं हम, डेल्टा एन फाई बटे में डेल्टा टी। नहीं समझे? डेल्टा मतलब परिवर्तन था, हम एन को अंदर ले गए, एन फाई बटे में डेल्टा टी। ठीक है। अभी हाल पढ़ के आए कि जो एन फाई है वो एल आई के बराबर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इसको सवाल बनेंगे इस पर। तो जो एन फाई है वो बराबर होता है किसके? एल आई के। यहाँ रख दो जरा। तो डेल्टा एन फाई की जगह एल आई बटे में डेल्टा टी। अब बेटा एल तो कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, एक फॉर्मूला और तैयार हो गया, एल डेल्टा आई बटे में डेल्टा टी। समझ गए ना? यहाँ पे क्या कह रहे थे हम इसको? फ्लक्स परिवर्तन की समय दर।
डेल्टा मतलब परिवर्तन, फाई मतलब फ्लक्स, फ्लक्स परिवर्तन की समय दर विद्युत भाग बल के बराबर है। यहाँ क्या बोलोगे, धारा के परिवर्तन की कौन सी दर, समय दर बराबर होती है विद्युत भाग बल के। समझ आ रही बात कि नहीं? ठीक है, तो ई के दो फॉर्मूले बने, एक तो एन डी फाई अपॉन डी टी या डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, डेल्टा लगाओ डी लगाओ चल जाएगा, और एक होता क्या, डेल्टा आई बटे में डेल्टा टी और बाहर एल, यहाँ पे एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व, बताया था ना अभी, कहाँ गया वो लिखा है, स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व। हेडिंग लिखो जरा, मतलब देखो इसको, फोटो खींचो। समझ में आ गया सबको? अब इसके भी सवाल देख लो। और देखो एक बात, अक्षीय व निरक्षीय स्थिति के लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, ई का मान, वोल्टेज नहीं निकाला हमने, ठीक है, वोल्टेज निकालना उससे भी आसान है, समझ गए ना, सेम डेरिवेशन उस टाइप से देख लेना वो भी, ठीक है, चाहे वोल्टेज हो या विद्युत भाग बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, दोनों निकालने आना चाहिए, एक बार चेक कर लेना उनको। नेक्स्ट, इस पे सवाल देखो, जैसे कि इसमें सवाल है, लेंज का नियम बताई दिया, बबर धारा है एल वाई आर, तो अगले चैप्टर में है। हाँ, 5वां देखो, 26 में 5वां, 26 में 5th, तो उसमें क्या कह रहा, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई 0.1 सेकेंड में, यानी टाइम दे दिया उसने डेल्टा टी 0.1 सेकेंड समय है, ठीक है, 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है, यानी पहले जो फ्लक्स फाई 1 था वो 1 वेबर था, और जो फाई 2 है वो हो गया 0.1 वेबर। प्रेरित विद्युत भाग बल की गणना करें, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमें चाहिए। अब बताओ ई का फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला ई का, एन डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी। नहीं समझे, अगर धारा देते तो धारा वाला लगाते, अभी फ्लक्स वाला लगाओ, पुराना वाला फॉर्मूला ई का, एन फेरे तो दिए नहीं है, जब फेरे ना दिए तो एक मान लिया करो, डेल्टा फाई, हमेशा ध्यान रखो डेल्टा फाई मतलब फाई 2 माइनस फाई 1, यानी बाद वाली फ्लक्स में से पुराना वाला फ्लक्स घटाना है, क्या नहीं रहा वो, एक फ्लक्स से हो गया 0.1 फ्लक्स, तो ये बाद में है ये पहले है, तो क्या करेंगे 0.1 में से माइनस करेंगे 1 बटे में डेल्टा टी जो कितना है 0.1, 1 में से 0.1 घटाओगे 0.9 बटे में 0.1, वो भी काय का, माइनस का, फिर ये देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 9 एकम 9 वोल्ट आ गया।
हालांकि माइनस का आया, माइनस चिन्ह केवल क्या दर्शाता कि ये मुख्य विद्युत वाहक बल का क्या करेगा, विरोध करेगा। बस माइनस लगाओ नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया सवाल। लो सिंपल सवाल है। 26 के 5वें के बाद है एक 6वां। तो 6वें वाले में क्या कह रहा, 100 प्रेरकत्व या 100 प्रेरण गुणांक एल से लिखते हैं। कितनी दी उसने वैल्यू, 3 × 10⁻³ और हेनरी। चलो फिर क्या कह रहा है, समय यानी डेल्टा टी, उसकी वैल्यू कितनी थी, 0.1 सेकेंड। 0.1 है, ठीक है। धारा का मान 5 एम्पियर से शून्य हो जाता है, यानी I1 है 5 एम्पियर और जो दूसरी धारा है I2 वो है 0 एम्पियर, 5 से शून्य हो जाता है, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें। ऐसे सवाल आते हैं भाई सब चिपके हुए, डेरिवेशन उसी के साथ में एक सवाल, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, तुरंत कर दोगे। L डेल्टा I बटे में डेल्टा टी। L की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻³ कभी कभी मिली लिखा जाता, 3 मिली हेनरी, तो मिली का मतलब भी 10⁻³ मिली स्मॉल एम होता, ठीक है, और मी का कैपिटल एम होता। ये इसका मतलब 10⁻6, इसका मतलब 10⁻³ स्मॉल एम मतलब -3, कैपिटल एम मतलब +6 पावर में। अब आ डेल्टा आई पे, इसका मतलब होगा I2 - I1। I2 कितनी है 0, I1 कितनी है 5, माइनस प्लस की टेंशन मत लेना। डेल्टा टी कितना है 0.1, 3 × 10⁻³ गुणे माइनस बाहर लगा दो, 5 बटे में पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ा दें एक, ये लो। नीचे 1 लिख के भी क्या करोगे, 50 × 150 गुणा 10⁻³ 3 माइनस का मतलब 3 अंक बाद पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट लगा दो, बोल्ट, ये लो, ठीक है। फिर एक सवाल और है इसमें, 26वें का 7वां, उसमें फ्लक्स का मान दिया उनने, क्या दिया फ्लक्स का मान 4TQ - 5T²। सब आए हुए सवाल हैं ये बोर्ड में, ध्यान रख लेना। 4TQ - 5T² -10T, लेकिन कछुलों का अभी गायब हो रहा है, फुल स्ट्रेंथ नहीं आ रही ना अभी भी बैच में, गर्रा रहे। रिजल्ट आन दो बेटा, हम भी मौज लें फिर वाले टाइम पे। 4TQ - 5T² -10T, हम तो बैठे ही जी खिलाने, क्या रिजल्ट आए जो 2-4 जो ज़्यादा ऑर्डर है ना, नहीं उनकी मज़ा ले लें हम भी, है ना। 10T + 70, समय 2 सेकंड है, टी का मान 2 सेकंड, ई का मान। और तुम जानो तो जब हम बेइज्जती कर पे बात भयंकर करत है, देखो तुम, जय स्टेटस ई बराबर में n/d⁵/dt लगाओ। हाँ टाइम दे दिया और फ्लक्स की इक्वेशन दी इनने, फॉर्मूला होता n डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी, यही होता ना। डेल्टा का यूज नहीं करो यहाँ पे यूज करो d⁵/dt का। अब हमारी बात सुनना, जब भी हमें एक इक्वेशन दी जाए फ्लक्स की या धारा की इक्वेशन, वैल्यू नहीं दिया है कि 2 है कि 3 है 5 है, जैसे यहाँ दे रहा था, इक्वेशन जब भी दे तो यहाँ डेल्टा का यूज मत करना, डी का यूज करना, ठीक है। फिर एक मान लो नहीं दिए तो, दिए हैं तो लिख देना। अब d/dt फ्लक्स, ये इक्वेशन है कितनी है, 4TQ माइनस में 5T² माइनस में 10T प्लस में 70। मैथ वाले समझ रहे होंगे, अवकलन चालू होगा यहाँ पे, बायो वालों को एक बार अभी हम बता के आ रहे हैं बीच में, एक बार फिर समझ लो। पहले लगेगा d/dt किसके साथ, 4TQ के साथ, फिर d/dt किसके साथ 5T², फिर d/dt किसके साथ 10T, फिर d/dt किसके साथ 70। बेटा अकेली संख्या का तो अवकलन 0 होता, ये जो d/d है ना, इसका मतलब होता अवकलन, और अवकलन जो है वो 70 अकेले बद गए ना, उनमें t नहीं है, जिनमें t नहीं हो उनका अवकलन 0। फिर इधर आओ, संख्या से नहीं बोलना यहाँ पे, इंटू में है ना 10, उसको बचाने के लिए जो है t बाहर ले आओ, तो अंदर बचा dt बटे में dt, ये कट गए 1 हो गया ये, माइनस फिर संख्या बाहर ले आओ 5, d/dt t², यहाँ पे 4 बाहर ले आओ, तो d/dt tq। अब जिनमें t की घातें होती ना, उनमें एक नियम लगता है, घात आगे घात में 1 कम। क्या करना है, घात आगे घात में 1 कम, और ये बाहर वाली संख्या लिखी रहने दो। घात कितनी है इसमें बताओ, 3 आगे ले आओ, और t की पावर, पहले घात आगे आ गई, अब घात में 1 कम करो, तो 3 थी ना, 1 कम करो कितनी लिख दो 2, 5 बाहर, t की पावर कितनी है 2। मैथ वाले होशियार बनने हुई हैं, अबे नेक्स्ट अवकलन है भाई, मैंने उसको
पावर 2 है तो 2 आएंगे, 2 में 1 कम करो तो 2t की पावर 1 माइनस 10 बाहर, 10 एक कम 10 हो गया, 0 हो गया। 12t स्क्वायर, 5 दूनी 10। समझ गए ना, जिनमें t की घातें हों उनमें घात आएंगी, घात में 1 कम। अकेला t हो 1 और अकेले कांस्टेंट पे आए तो 0। अब उनने कही थी t बराबर 2 सेकंड पे बताओ, तो जब तुम्हारा पूरा e निकल आए, स्मॉल ई लिखो कैपिटल ई लिखो चलेगा, उसमें t का मान रख दो 2 सेकंड, रखो 2 का स्क्वायर, 2 रखना है ना t की जगह, 2 का स्क्वायर 4 12 चौका 48, 10 दूनी 20। समझ गया, t का मान 2 रखा हमने, 10 दूनी 20 माइनस 10, माइनस 20 माइनस 10 कितने हो गए, माइनस के 30 और 48 प्लस के हैं तो 18 वोल्ट आएगा। हो गया ही, इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है।